हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स प्रकाश संश्लेषण। आइए बच्चों को बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण यह एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है जो कि पौधों में होती है। आप जानते हैं कि पौधे भी एक तरह से जीव होते हैं और इन पे तमाम जीव निर्भर होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं और इसमें क्रिया होती है और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो अगर आपको समझना है और कुछ बातों को नोट करना है तो चलिए नोट करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहली बात, सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे कोशिकाओं में उपस्थित सुने होंगे आप क्या, पर्णहरिम, जिसका मतलब होता है क्लोरोफिल की सहायता से H2O एंड CO2 के संयोग से शर्करा, कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या इसको एक चीज और कहते हैं कार्बन स्वांगीकरण, ठीक है, कहते हैं। ये रही कुछ बातें, ठीक है प्यारे बच्चों, ये रही कुछ बातें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में पौधे क्या करते हैं, उनके पौधों के हरे कोशिकाओं में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसका नाम तो आपने सुना होगा। क्लोरोफिल की सहायता से H2O एंड CO2 का संयोग होता है और वहां प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट और शर्करा बनता है। इसी प्रोसेस को, जो क्रिया होती है बनने के लिए, उसी प्रोसेस को कहते हैं स्वांगीकरण, कार्बन का स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें एक और लॉजिक वाली बात, जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह एक जैव रासायनिक क्रिया होता है। अब ये कौन सी लॉजिक वाली बात है? ये तो सिंपल बात है। यस, क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो भी एक जीव होते हैं, तो जीवों के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उसे जैव क्रियाएं या जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। राइट, तो यहां लिखेंगे बच्चों, यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, जिसे निम्न इक्वेशन यानी कि समीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होगा? इक्वेशन मतलब हो जाएगा दो चीजें H2O एंड CO2। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों, तो आपने देखा होगा इक्वेशन में H2O प्लस CO2 एंड गिव्स क्या बनेगा,
क्या बनेगा, बन जाएगा C6H12O6 प्लस क्या बनेगा O2 मुक्त होगा। ठीक है, ये है इक्वेशन। और ये तभी संभव है, और ये तभी संभव है जब यहाँ पर सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा। पौधों के हरी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तब जाके रिएक्शन संभव है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें बैलेंस कर लें तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक इक्वेशन जिसके माध्यम से आप आसानी समझ सकते हैं एक प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा प्रकाश संश्लेषण का इंट्रोडक्शन, छोटी मोटी परिभाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, और यह प्रकाश संश्लेषण अगर सूर्य के उपस्थिति में हो रहा है तो वहां पे अगर सूर्य न दिया जाए तो क्या होगा, मतलब मैकेनिज्म देखना है तो दो तरह से संभव है, क्या क्या उसे समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि का मतलब क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 2 चरणों में होती है, या यूं बोलेंगे कि इसका 2 मतलब होता है। अगर मैकेनिज्म होगा, अगर क्रियाविधि होगी तो 2 तरह से, या तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रकाशिक, या यूं बोलें कि प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, जो अभिक्रिया प्रकाश में होती है। ठीक, दूसरी बात है क्या होगा, दूसरी बातें होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, जरा देखें, अगर हम प्रकाश अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहां पे हेडिंग लगाएंगे प्रकाश अभिक्रिया। प्यारे बच्चों प्रकाश अभिक्रिया को बोला गया है हील अभिक्रिया। ठीक है, आज प्रकाश को लाइट कहते हैं इंग्लिश में, लाइट रिएक्शंस, या यूं बोलेंगे हिल्स रिएक्शन। क्या कारण है इसका, हिल नाम क्यों पड़ा, जरा देखें। आपको बता दें हिल का मतलब होगा, हिल नाम वैज्ञानिक से तो बाय, यह इसका जो नाम पड़ा है या इसको जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया है उस वैज्ञानिक का नाम था हिल। ठीक है, तो हिल साइंटिस्ट के माध्यम से इसका नाम हिल रिएक्शन पड़ गया। ठीक है, यानी सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बोला था, इस रिएक्शन को समझाया था। ठीक, चले तो क्या होता है बच्चों, हिल अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, हिल अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया। साफ साफ स्पष्ट है कि प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और जब जब प्रकाश की बातें होंगी तब तब क्लोरोफिल नाम यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया होती है यह परहरी यानी क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, वरना यह संभव नहीं है। तो बच्चों यह क्रिया हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से होती है। क्या लिखेंगे, यह क्रिया यानी यह जो क्रिया होती है यह क्रिया हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से होती है। इतनी बात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल सबसे बड़ा रीजन है हिल अभिक्रिया को कराना। ठीक, चले बच्चों अब हम समझेंगे कि अगर प्रकाश अभिक्रिया हो रही है तो क्या इसमें कुछ स्टेप आएंगे। यस, तो बच्चों प्रकाश अभिक्रिया इतना इजी नहीं होगा, यह लगभग 4 से 5 चरणों में होगी।
तो कैसे कैसे रिएक्शन होता है, यानी प्रकाश का मतलब कैसे कैसे इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा वो समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप बच्चों हरित लवकों के ग्रेनम में क्या उपस्थित होता है, हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित क्या उपस्थित होता है, पर्णहरित उपस्थित होता है, जो कि सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करके स्वयं को सक्रिय कर लेता है, स्वयं को सक्रिय कर लेता है। और जब सक्रिय हो जाता है बच्चों तो यहां पर जो ADB है इससे बन जाता है ATP। क्लियर है, इस प्रकार से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। कब बनता है, जब पर्णहरित अपने आप को एक्टिव हो जाता है, अपने आप को एक्टिव कर लेता है। कब कर लेता है, जब सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो पहला स्टेप में सूर्य का प्रकाश पड़ा, पर्णहरित जगा और वह तुरंत ADB को ATP में कन्वर्ट कर दिया। यह है पहला स्टेप। ठीक है, चले बच्चों अगर इसमें दूसरे स्टेप को लिया जाए, ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल के द्वारा पहले तो एक्टिव हुआ है, ठीक है, अब क्लोरोफिल के द्वारा क्या होगा, क्लोरोफिल के द्वारा होता क्या है, H2O का अपघटन। अपघटन का मतलब बच्चों है टूटना। तो जब टूटेगा तो H2O टूट जाएगा किसमें, H प्लस आयन, OH बाबू माइनस आयन। ठीक है, यहां लगभग हो जाएगा 4, यहां भी 4 और यहां भी 4। क्लियर है, यस, क्लियर है, यस, बोलिए क्लियर है, यस। ये रहा कुछ ऐसा। तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे दिया गया है, किसका सहारा लिया गया है, क्लोरोफिल, दैट मीन्स पर्णहरित। क्लियर है, यस, क्लियर है, यस। और तीसरा स्टेप की हम बात करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें तीसरा स्टेप, अगर हम बात करें तीसरा स्टेप, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा फिर से जो OH, जो अपघटन हुआ है जल का, वहां से जो OH प्राप्त हो रहा है वह फिर से आपस में संघनित हो करके वह फिर से H2O प्लस O2 बनाता है। यानी लिखेंगे प्राप्त, यानी कि अपघटन के फलस्वरूप, या यूं बोले बच्चों जल अपघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ है, प्राप्त OH आयन परस्पर संघनित होकर मिलकर परस्पर मिलकर क्या H2O एंड O2 का फॉर्म देते हैं। क्लियर है, यस, क्लियर है, यस। तो अगर हम बात करते हैं OH को लेकर के OH माइनस, तो आप जानते हो जब जब संघनन होगा तो संघनन के दौरान क्या होगा, H2O के फॉर्मेट के साथ साथ O2 मुक्त होगा जी। क्लियर, चले बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे O2 को लेकर के, तो थोड़ी सी बातें जरा समझनी पड़ेगी कि O2 मुक्त कहां से हुआ है, O2 निकल कैसे रहा है। तो यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात,
एक लॉजिक वाली बात, O2 जो कि स्टोमेटा द्वारा, किसके माध्यम से, स्टोमेटा द्वारा बाहर निकलती है, किसके माध्यम से, स्टोमेटा द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलिए, यहां तक हर बातें क्लियर है? यस। चलिए बच्चों, अगर यहाँ हम छोटी मोटी बात करते हैं इसको समझने के लिए, तो बच्चों ये है सनलाइट, ये है सन, जहां से लाइट निकलेगा लाइट पास होगा। अब अगर ये लाइट पास हो रहा है तो मैंने मान लिया, मानना क्या, और ये सही बात है कि यहां से प्रकाश के द्वारा प्रकाश प्रेरित क्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन क्रिया? प्रकाश प्रेरित क्रिया। तो जब प्रकाश प्रेरित क्रियाएं होंगी तो वास्तव में होना क्या चाहिए? इसको चाहिए क्या? H2O चाहिए। क्या चाहिए? H2O चाहिए। ठीक है, तो जब H2O लेगा तो यहां से बच्चों दो चीज मुक्त होगा, यहां से O2 के साथ साथ दो चीजें, एक होगा ATP एंड सेकेंड होगा NADPH2। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? और यहां से जो ATP है और जो NADPH2 है, ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों इन दोनों के माध्यम से अप्रकाशिक क्रियाएं होंगी। कौन सा? अप्रकाशिक क्रियाएं होंगी, अप्रकाशिक क्रियाएं होंगी। अब जब अप्रकाशिक क्रिया है तो यहाँ पे प्रकाश का बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। इन दोनों के साथ साथ, इन दोनों की मदद से जो क्रिया होगा उसे हम कहेंगे अप्रकाशिक क्रिया। और अप्रकाशिक क्रिया में अगर हम केवल CO2 दे दें तो काम चल जाएगा। यस। तो जब बच्चों CO2 देंगे तो यहाँ से क्या मुक्त होगा? यहाँ से फाइनली मुक्त हो जाएगा शर्करा। क्या मुक्त होगा? शर्करा। अब यह जो शर्करा है यही है फाइनली एनर्जी एक पौधों में लेकर के। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप छोटी मोटी भाषा में आप समझ सकते हैं, छोटी मोटी भाषा में आप समझ सकते हैं कि वास्तव में कैसे सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है। यस, ये डायग्राम बता रहा है, ये डायग्राम आपसे कुछ कह रहा है जिसे आपको समझनी चाहिए। चलिए एक बार और समझते हैं डायग्राम को। सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है तो यहाँ पे प्रकाश प्रेरित क्रियाएं होती है, और प्रकाश प्रेरित क्रियाएं में H2O का अत्यंत आवश्यक होता है। CO2 कुछ मात्रा मिल जाती है, वहां से O2 मुक्त होगा। साथ ही साथ दो बातें, ATP और NADPH2, ये दो अलग से प्रोडक्ट मिलेंगे। और जब ये दो अलग से प्रोडक्ट मिलेंगे तो एक और क्रिया होगा, इसके माध्यम से जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशिक क्रिया और अप्रकाशिक क्रिया। अप्रकाशिक क्रिया में CO2 की आवश्यकता पड़ जाती है और वहां से फाइनली गैस शर्करा मुक्त होता है, यानी कि शर्करा बन के तैयार हो जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि पौधे अपना भोजन लगभग बना चुके हैं। यस। तो बच्चों एक स्टेप में इस पूरे माहौल को एक और स्टेप में लेते हैं, जिसका मतलब होगा चौथा स्टेप। आखिर में चौथा स्टेप क्या है, जरा समझें, जरा समझें। मैं एक बात करते हैं चौथे स्टेप को लेकर के। तो जो चौथा स्टेप बना है वो इसके हिसाब से बना है। इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब जल अपघटन हुआ था तो जल अपघटन के फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप जो H आयन है, H+ आयन है, इसकी मदद से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, कॉमन इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? ये ऊर्जा को ATP का रूप देते हैं, जो कि ऊर्जा को ATP का फॉर्मेट देते हैं, ATP के रूप में मुक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, एक लॉजिक वाली बात यहां करेंगे। ATP, जो ATP होता है अभी बताया है, ADP से ATP बनता है, और ATP के साथ साथ जो H आयन होता है यह तो साथ ही साथ H+ आयन क्या करता है? H+ आयन साथ ही साथ क्या करता है? NADP को अपचयित करता है। क्या करता है?
अपचयित करता है NADPH2 में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए कुछ ऐसी बात है, कुछ ये रही बात है आपके बीच में। यस, तो यहाँ पे H+ आयन का दो काम है। पहला काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना। H+ आयन इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो यहाँ पे प्रकाश प्रेरित क्रियाएं होती है। प्रकाश प्रेरित क्रियाओं के दौरान ATP और NADPH2 निकलता है। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकलता है। जो ATP है वो इलेक्ट्रॉन के कारण मुक्त होता है ऊर्जा के रूप में। दूसरी बात, जो NADPH2 है ये भी जो अलग सा प्रोडक्ट मिल रहा है, ये अपचयन के फलस्वरूप मिलता है। ठीक है, तो इसको करवाता कौन है? H+ आयन। इतनी बातें याद रखेंगे। यस बच्चों एक पॉइंट वाली बात मैं कहीं लिख दे रहा हूं, एक पॉइंट वाली बात। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर ATP से बन रहा है ATP, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर है? पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी ADP से ATP का बनना फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों कंप्लीटली मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला मैकेनिज्म प्रकाश अभिक्रिया, हील अभिक्रिया के बारे में, कैसे कैसे हील अभिक्रिया होती है और इसमें कितने चरण लगभग आ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर प्रकाश न दिया जाए तो वहां बनेगा अप्रकाशिक अभिक्रिया, और उस पोजीशन में क्या क्या होता है कमाल, उस कमाल को देखेंगे। यस, तो यहां तक नोट कर स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। चलिए बच्चों दूसरा मैकेनिज्म में देखेंगे, क्या देखेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे बोला गया ब्लैकमैन अभिक्रिया। अर्थ इसका सिंपल है, क्योंकि अप्रकाश का मतलब होता है डार्क रिएक्शंस। यूं बोलेंगे ब्लैकमैन रिएक्शन। प्यारे बच्चों जिस प्रकार लाइट के लिए हील वैज्ञानिक काम किए थे, उसी प्रकार ब्लैकमैन डार्क के लिए काम कर रहे हैं। तो यह जो रिएक्शंस है, जो अभिक्रिया है, समझाया गया था ब्लैकमैन के माध्यम से। ब्लैकमैन ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ब्लैकमैन साइंटिस्ट के माध्यम से यह अभिक्रिया दी गई थी बच्चों। और इस अभिक्रिया में क्या है, इन्होंने बताया था, क्या बताया था? इस अभिक्रिया में, इस क्रिया में प्रकाश की जरूरत नहीं होती। यस, मेन पॉइंट वाली बात जो कि साफ साफ दिख रहा है, ओ प्रकाशिक अभिक्रिया, अंधा वाला अभिक्रिया, जहां प्रकाश न पहुंचे, अंधा होता है। चलिए तो बच्चों यह जो क्रिया है, पॉइंट वाली बात, यह जो क्रिया है, यह क्रिया अगर देखा जाए तो यह क्रिया कहाँ होता है? यह क्रिया होता है क्लोरोफिल। नो, यह क्रिया, प्यारे बच्चों, ये जो क्रियाएं होती है, यह क्रिया जो होता है हरित लवक, क्या बोलेंगे? हरित लवक के पीठिका, हरित लवक की पीठिका, चाहे तो आप बोल सकते हैं, या स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। क्लियर है? यस, इतनी बात है, क्लियर है। अच्छा,
अब एक और पॉइंट वाली बात कि यह जो क्रिया है यह किस पदार्थ के कारण होती है। क्या होता है, इस क्रिया में पदार्थ की आवश्यकता होती है बच्चों, इस क्रिया में एक पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह क्रिया या ये क्रियाएं एक विशेष पदार्थ, ये भी एक पॉइंट वाली बात है, एक विशेष पदार्थ जिसका नाम क्या है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं RUBP। क्लियर है, RUBP क्या बोलेंगे, RUBP की उपस्थिति में एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में होता है, या होती है। क्लियर है, तो इतनी बातें आपको नोट करनी चाहिए इसमें। अप्रकाशिक अभिक्रिया में किसने दिया था, ब्लैकमैन। क्या नाम पड़ा, ब्लैकमैन रिएक्शन। राइट, इस क्रिया में प्रकाश की जरूरत होती नहीं है क्योंकि अप्रकाश की है। ये क्रिया हरित लवक की पीठिका में कंप्लीट होती है, जिसे आप स्ट्रोमा भी कह सकते हैं। राइट, ये क्रिया एक विशेष पदार्थ की उपस्थिति में होती है और एक साइकिल के रूप में होती है, जिसका नाम उस पदार्थ का नाम है राइबोलोस बाइफॉस्फेट। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RUBP। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि इस क्रियाओं में अगर यह क्रिया कंप्लीट हो रही है तो क्या एक दो स्टेप मिलेगा। यस, जरूर मिलेगा आपको देखने को। चलिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं पहले स्टेप को लेकर के, ठीक है, तो अभी भी आपने देखा है कि जो प्रकाश अभिक्रिया है उससे प्राप्त होता है NADPH2। ठीक है, NADPH2 में H+ आयन का अवकरण होता है, H+ आयन का अवकरण होता है किसमें, अप्रकाशिक रिएक्शन में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और जब अवकरण होता है तो यहाँ पर एक विशेष पदार्थ जिसका नाम है पागल, यानी कि PgAl प्राप्त होता है। अब ये PgAl क्या होता है, 3 कार्बन परमाणु वाला कंपाउंड होता है। क्लियर है, बताइए, क्लियर है। ठीक, यहाँ बच्चों अगर हम लेते हैं RUBP को, किसको लेते हैं, RUBP को लेते हैं, तो क्या हुआ, CO2 की मदद से होगा क्या, जरा देखें, होगा क्या, एंजाइम और H2O के प्रेजेंस में लगभग 6 कार्बन का एक नॉन स्टेबल, दैट मीन्स अस्थायी यौगिक बनाता है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा। क्लियर है, तो यहाँ बच्चों ये तभी संभव है जब हम एंजाइम के साथ साथ क्या लेंगे, H2O लेंगे। क्या लेंगे, H2O लेंगे। क्या लेंगे, H2O लेंगे। क्लियर है, चलिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं आगे। अगर हम देखें PgAl, तो यह नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो बच्चों PgAl यानी जो प्राप्त एक प्रकार का विशेष पदार्थ है जिसे हम पागल का नाम दिए हैं, यह इतना ज्यादा जबरदस्त पदार्थ है जो स्वयं में एक भोजन का भी कार्य करता है। ठीक है, तो यह इसके प्रत्येक 2 अणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन आयन के मदद से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो जरूर देखें, यानी कि जो PgAl है जिसे आप फॉर्मेट देंगे C3H5O3, राइट, H के मदद से क्या बनाएगा जी, यह बना लेगा C6H12O6। फार्मूला आप जानते हो, जरूर जानते होंगे, प्रत्येक 2 अणु क्या बोले थे, PgAl का प्रत्येक 2 अणु
जब भी आपस में मिलता है प्रत्येक दो अणु हाइड्रोजन आयन की मदद से क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी फाइनली बन गया, बन के तैयार हो गया क्या, शर्करा। क्या बन के तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया, फाइनली बन के तैयार हो गया, फाइनली भोजन बन के तैयार हो गया, जैसा कि आप देख रहे हो। यस, तो ये रहा दो बातें, एक है प्रकाश अभिक्रिया और एक है अप्रकाश अभिक्रिया। क्लियर है? तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है और हर एक बातें आपको समझ में आई होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि जो पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं उनका मतलब क्या है, आखिर में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्या है। यस, जरा उसे समझें। चलिए बच्चों, अब हम देखने वाले प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। ठीक है, आप नाम तो सुने होंगे कि अगर प्रकाश संश्लेषण है तो सबसे पहले प्रकाश की ही आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात है क्या है कि अगर जल ना हो तो भी प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यस, और तीसरी बात है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो जनरली बच्चों अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तीन मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें सबसे जरूरी है प्रकाश और दूसरा है बच्चों H2O एंड तीसरा है बच्चों CO2। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं प्रकाश को लेकर के, सनलाइट को लेकर के, सूर्य के प्रकाश को लेकर के, तो बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। प्रकाश में क्या सूर्य का प्रकाश ही देना पड़ेगा या कोई और प्रकाश? जस्ट वेट, इंतजार कर, बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की दुनिया में अगर आवश्यक पदार्थ जबरदस्त है जिसको बोलते हैं पहला, प्रकाश संश्लेषण का जो शब्द बना है प्रकाश से ही बना है, तो आप समझ चुके होंगे बच्चों प्रकाश न रहे तो क्या होगा। सिंपल सी बात, जहां प्रकाश नहीं वहां पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे, हरे भरे नहीं रहेंगे तो पूरा वो खत्म, उनका जीवन काल ही खत्म। राइट, तो बच्चों एक प्रकाश का पौधे के संश्लेषण में यानी कि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, अत्यंत मूलभूत आवश्यक तत्व माना गया है। ठीक है, यस, आप चले बच्चों, अब हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। ठीक है, जिसमें जनरली तीन चीजें हैं, प्रकाश, H2O एंड CO2। ये तीन ऐसे जनरल स्टेट हैं, ये तीन ऐसे जनरल मूलभूत आवश्यक पदार्थ हैं जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है। इनका अलग अलग अपना अपना योगदान होता है एक पूरी कंप्लीटली रिएक्शन कराने में। यस, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश को लेकर के तो क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहले प्रकाश, यानी कि अगर लाइट ना हो तो क्या होगा, लाइट ना हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं होगी। आप ये भी जानते होंगे कि रात्रि के समय में या प्रकाश की अनुपस्थिति में दो पोजीशन में पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अरे भोजन बनाना छोड़िए, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करते हैं। तो हम जैसा जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा लोग कहते हैं कि पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। यस, और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना भी मना है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, और जब प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो वहां पे विपरीत होगा, उल्टा क्रियाएं होंगी। जहां पे CO2 अंदर जाना चाहिए वहां पे CO2 बाहर आएगा। राइट, तो जहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा वहां पे O2 की कमी होगी, और जहां पे O2 की कमी होगी वहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा होगा। राइट, तो जो कि बॉडी के लिए क्या है, ये इफेक्टिव है, डिफेक्टिव है। राइट, तो बच्चों ये रहा प्रकाश की भूमिका, ये रहा प्रकाश की भूमिका। प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति क्या लिखेंगे, प्रकाश की अनुपस्थिति में, या यूं बोलेंगे रात्रि के समय में, दो पोजीशन में, रात्रि में पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पौधों में प्रकाश संश्लेषण
नहीं होता। यस इज राइट, वेरी राइट, बहुत सही है, क्योंकि जानते हैं। क्लियर है? यस क्लियर है। अगर प्रकाश है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण है। प्यारे बच्चों, यहां समझने वाली कुछ बातें हैं जो आपको नोट करना चाहिए। आप मैंने सूर्य का प्रकाश न लिख करके केवल प्रकाश लिखा है। रीजन ये है, रीजन ये है, आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर अगर हम बनावटी प्रकाश दें तो क्या होगा। मैंने कह दिया अगर बनावटी प्रकाश दोगे तो रिएक्शन होगा। तो कुछ ऐसे बनावटी प्रकाश होते हैं जिनसे रिएक्शन होता है। प्रकाश में कई प्रकाश होते हैं, कई कलर के प्रकाश होते हैं, लेकिन हर प्रकाश में फोटोसिंथेसिस हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटी वैज्ञानिक द्वारा नहीं माना जाता है। तो कुछ ऐसे प्रकाश यानी कि कृत्रिम प्रकाश में कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं, जैसे हम नीला, बैगनी, यस इन कलर की बात करें, लाल की बात करें, तो इन पोजीशन में क्या होगा, लाल हो, नीला हो, बैगनी हो, ये तीन ऐसे प्रकाश है लगभग जिनके उपस्थिति में लगभग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाल, नीला एंड बैगनी। बैगनी, लाल, नीला एंड बैगनी, ये क्या है, ये है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश मानेंगे। कृत्रिम प्रकाश स्रोत में तीन प्रकाश लगभग, लाल, नीला, बैगनी, में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की पॉसिबिलिटी अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस की पॉसिबिलिटी की बात करें तो हो सकता है, या हो सकता है लिख रहे हैं, यस हो सकता है। पॉइंट वाली बात, पॉइंट वाली बात, पॉइंट वाली बात, अगर लाल रंग है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर लाल रंग है तो लाल रंग में बच्चों, लाल रंग में बच्चों जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कुछ कलर में घटनाएं देखने को मिला। अगर यही हम नीले रंग की बात करते हैं, नीले रंग के प्रेजेंस में, नीले रंग के माध्यम से जो फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस है ये मिनिमम होगा, कम से कम होगा, उसकी अपेक्षा कम होगा। तो यहां मिनिमम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, मिनिमम बोलेंगे, राइट। तो ये दो बातें आपको नोट करनी चाहिए, दो बातें इंपॉर्टेंट बात है। वो कौन से दो प्रकाश हैं, या वह कौन सा प्रकाश है जिसकी पोजीशन में फोटोसिंथेसिस बढ़ सकता है, या जिसकी पोजीशन में फोटोसिंथेसिस घट सकता है। तो ये बातें आपको समझ लेनी चाहिए, राइट। तो चलिए बच्चों, ये रहा प्रकाश की भूमिका, ये रहा प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में महत्व। लेकिन यही नहीं, अगर हम बच्चों एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक पौधा लेते हैं, उसके माध्यम समझते हैं, तो चलिए बताते हैं कि क्या होता है या क्या हो सकता है। चले बच्चों, अगर इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझा जाए तो उसके लिए आपको एक करना है एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता होगी, क्या है जरा समझें। चले बच्चों, अब हम समझते हैं कि आखिर में लाइट में अगर एक एक्सपेरिमेंट है तो क्या है। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में एक जबरदस्त एक गमला, एक सुंदर सा फूल लिया है। तो यहाँ फूल का काम नहीं है बच्चों, यहाँ पे पत्ती का काम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे पत्ती में एक पत्ती हमने लिया है और इस एक पत्ती पे हमने लगाया है एक क्लिप की मदद से एक पट्टी बांधी है काले रंग की। ठीक है, काला रंग क्यों, क्योंकि काला रंग, काला रंग सूर्य की प्रकाश इसको आर पार नहीं कर पाता, आप सुने ही होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहली बात अगर समझेंगे तो सबसे पहली बात, सबसे पॉइंट वाली बात, सबसे पॉइंट वाली बात, इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रयोग में, इस पूरे गमले को लगभग 48 घंटा, 48 घंटा मंड रहित बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लगभग 48 घंटा मंड रहित बनाने के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं।
क्लियर बात। अंधेरे कमरे में रखें, क्लियर बात। पहली बात क्या बात, सबसे पहले 48 घंटा इस गमले को, इस पूरे फूल को एक कमरे में रख देंगे जहाँ पे प्रकाश बिल्कुल न जाए, तो वह गमला मंड रहित बन जाएगा। यह पूरा पौधा, पूरा पत्ती क्या हो जाएगा, मंड रहित बन जाएगा। ठीक। अब दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात क्या है, पुनः पुनः 4 घंटा से 6 घंटा लगभग, 4 घंटा से 6 घंटा लगभग, 4 से 6 घंटा लगभग इसे हम सनलाइट देंगे। क्या देंगे, इसे हम सनलाइट देंगे। ठीक है। तो बच्चों सनलाइट देंगे तो क्या होगा, क्लोरोफिल की बातें आएंगी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्लोरोफिल रहित बनाने के लिए आपको इस पूरे गमले से एक पत्ती को ब्रेक करना पड़ेगा, एक पत्ती को तोड़ना पड़ेगा। तो तीसरे स्टेप में बच्चों यहाँ लिखेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में पत्ती को क्लोरोफिल रहित बनाने के लिए, क्लोरोफिल रहित बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लोरोफिल रहित बनाने के लिए अल्कोहल में उबाल देते हैं। क्लियर बात। मतलब क्या कि जो पत्ती आपने ब्रेक किया है, कुछ ऐसा ही ब्रेक किया है, ये आपका पत्ती है, और जब आप अल्कोहल, मतलब कोई भी अल्कोहल ले लो, अल्कोहल में तमाम अल्कोहल होता है, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, चाहे जो भी ले लो, जब आप अल्कोहल में उबालोगे तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट दोगे तो क्या होगा। तो बच्चों इस पत्ती पे क्या लगा हुआ है, एक क्लिप की मदद से एक काले रंग की पट्टी लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अल्कोहल में उबालने के बाद जब आप आयोडीन में हल्के सॉल्यूशन के साथ, यानी आयोडीन के हल्के विलयन में, हल्के घोल में, आयोडीन के हल्के घोल में क्या करते हैं, डुबा देते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही अल्कोहल में उबालने के बाद इस पूरी पत्ती को अगर हम आयोडीन में ढकेल दें हल्के घोल के साथ, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बच्चों क्या होगा, वहां पे बच्चों क्या होगा, आयोडीन का काम है कलर में कन्वर्ट करना। तो वहां बच्चों क्या होगा, जो आयोडीन होता है वह कलर देता है। क्या देता है, कलर देता है, कलर को प्रोवाइड करता है। तो यहां पर बच्चों जिन पर प्रकाश पड़ा है वहां पर हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी पत्ती पे इस पट्टी के अलावा अगल बगल जो आपको भाग दिख रहा है जिस पर प्रकाश पड़ा है वह आयोडीन में डूबा है अल्कोहल में उबालने के बाद, तो वह पूरा वह पत्ती का हिस्सा बच्चों क्या दिखेगा, नीला नीला दिखेगा। क्या दिखेगा, नीला नीला दिखेगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर इस पट्टी को हटाएं, रिमूव करें तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा, रिमूव करेंगे तो यहीं पे पट्टी लगा हुआ था, और जब आपने रिमूव किया तो यहाँ पर I2 की कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
I2 जबकि कलर दे सकता है, लेकिन वो तब दे सकता है जब वहां पे सनलाइट का इफेक्ट होगा। अर्थात I2 ने कलर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां पर सनलाइट का इफेक्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मेरा मतलब यही था, मुझे यही समझाना था कि कब कब प्रकाश का यूजेस है और कितना ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर प्रकाश का बहुत ही बड़ा महत्व है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि मंड पत्ती के केवल उन्हीं भागों में बनता है जिन पर प्रकाश पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इस पूरे रिजल्ट वैल्यू से फर्क पड़ता है कि जिस भाग पर पत्ती के जिस भाग पर प्रकाश पड़ा है वहां पे मंड बनेगा, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ा है वहां पे मंड नहीं बनेगा। मतलब क्या होगा? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मुझे नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा I2 का इफेक्ट, I2 का डी इफेक्ट। मतलब क्या है कि जहां पर प्रकाश पड़ा है वहां पर मंड बनेगा, और जहां पे प्रकाश नहीं पड़ा है वहां पे मंड नहीं बनेगा। ये चाहो तो आप नीचे पॉइंट वाली बात नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि एक प्रकाश संश्लेषण की दुनिया में प्रकाश की अपनी बहुत जबरदस्त भूमिका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। क्लियर है? यस। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आवश्यक पदार्थ में प्रकाश वाली बातें। इसके अलावा H2O एंड CO2 का बहुत बड़ी विशेष महत्व है, जिसे आप चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं। राइट।